सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत का भट्टा तो बिठा दिया, सियासी सूरत हाल पर भी मायूसी के बादल छाए हैं। मुकर्रना और अदलिया के आमने सामने हैं। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों और ट्रायल्स का मौसम है। अदालतों में क्या कुछ होता रहा, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद बात हो। मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इस तरह का मामला हमारी मुल्क की तारीख में कभी पेश नहीं आया। इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत का भट्टा तो बिठा ही दिया है, सियासी सूरत हाल का भी अल्लाह ही हाफिज है। मायूसी के बादल छाए हुए हैं, मुकन्नना और अदलिया आमने सामने है। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों और ट्रायल्स का मौसम है। एक तरफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से कोर कमांडर हाउस हमला केस समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दायर दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, तो दूसरी जानिब शीरी मजारी को एक बार फिर रिहा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान भी अपनी दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दिया है। उधर PTM के इमरान खान को अबूरी जमानतें मिलने पर अदलिया के खिलाफ गोला बारी जारी है। अभी से नहीं, कई माह से सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, लेकिन इंतखाबात का ऊंट किसी करवट बैठ कर नहीं दे रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बावजूद 90 दिन की मुकर्ररा आईनी मुद्दत में इंतखाबात नहीं हो सके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के अदालती हुक्म पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर रखी है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 23 मई को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया है कि वो अपने फैसले पर नजर सानी करे, क्योंकि अदालत को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं है। अब 23 मई को अदालत इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनेगी, जिसके लिए गुज़िश्ता समाअत में फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा। ये तो मजबूरी सूरत हाल है जो इस वक्त है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल जमानतें जो मिल रही पिछले चंद दिनों में फिर दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज ये MPO के मामलात के हवाले से खासी एक दोबारा से गिरफ्तारियों पर IG इस्लामाबाद को नोटिस भी हुआ है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है इस्लामाबाद से। हुसैन, क्या मामला हुआ है? इधर से जमानत दी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उधर से गिरफ्तारी कर ली जाती है, फिर जमानत होती है, फिर गिरफ्तारियों का मामलात हैं। ये क्या चल रहा है और आज अदालत में इस हवाले से क्या हुआ? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज चौथा रोज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ख़बरें आ रही हैं, लेकिन उसमें आज सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है। और 4 रोज़ से, जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बताया था कि 4 रोज़ से ये एक केसेस की समाअत जो है वो चल रही है। जो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ था कि जो नज़रबंद किया गया है PTI के रहनुमाओं को, कारकुनों को, तो उनको नज़रबंद जो है वो 3 MPO और 16 MPO के तहत किया गया था और उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हमने देखा डॉक्टर शीरी मजारी, सेनेटर फलक नाज, अली मोहम्मद खान, मलाइका बुखारी, ये वो लोग थे जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया और उनकी जो नज़रबंदी थी उसे कलअदम करार दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अदालत ने काफ़ी भरमी का इज़हार किया और आज जो केस था वो डॉक्टर शीरी मजारी के हवाले से था और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी और उनकी जो बेटी हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त थी और उस पर समाअत आज दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। और सबसे अहम चीज़ आज ये थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खुद उसमें पेश हुए और जो फाजिल जज साहब थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, वो दौरान समाअत काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है। अदालती रिट को बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत चैलेंज कर रही है और उसको शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। हम जो ऑर्डर करते हैं, जो रिहा करते हैं, उसे दोबारा किसी और केस में या दूसरे सूबे की पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है। ये क्या हो रहा है? आला हुकाम को और आला अथॉरिटी को आगाह करें, उन्हें बताएं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाजिल जज जो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए काफ़ी जज्बाती अंदाज में कहा कि जो अदालती रिट है वो मुल्क का वक़ार है
और जो हम ऑर्डर करते हैं ज़ाहिर है उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी खिलाफ वर्जी अगर की जाए तो ये अदालती रीट के साथ जो है वो चैलेंज जो है वो तस्वर किया जाता है। साथ साथ जो अफाजिल अदालत के जज थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मज़ीद कहा कि बज़ाहिर ये कहा जाता है कि हम सिविलाइज्ड जो है वो मुल्क में हैं, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ हो रहा है उससे तासर ये जा रहा है कि ऐसा नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि हम सिर्फ सर्विस के लिए हैं, हम ज़ाहिर है टॉक शो में नहीं बैठ सकते। और जस्टिस मियां गुल ने कहा कि ज़ाहिर है हम किसी टॉक शो में बैठकर बात नहीं कर सकते, हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं होता है। अदालत के ज़रिए हम ऑर्डर करते हैं और हुकूमत उसको चैलेंज करती है और उस पर अमल दरामद के बजाय किसी और केस में गिरफ्तारियां कर रही हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल मुल्क जो है वो आइन के तहत चलता है और चलेगा और अदालतें जो हैं वो भी आइन के तहत ही काम करेंगी। उसके बाद बड़ा ऑर्डर किया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे रिहाई से मुतालिक, उसके बाद किसी भी दूसरे सूबे की पुलिस जिस तरह पंजाब पुलिस है वो गिरफ्तार नहीं कर सकेगी इस्लामाबाद से और डायरेक्ट किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि पंजाब पुलिस या कोई भी पुलिस किसी और को गिरफ्तार करे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस मामले से अलग नहीं हो सकती। अगर किसी को गिरफ्तारी चाहिए, किसी को पंजाब पुलिस को या किसी और पुलिस को, वो इस्लामाबाद जो पुलिस है उससे रब्ता करेगी और इस्लामाबाद पुलिस उससे फिर बताएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस किस को गिरफ्तारी से रोक रखा है और किस हद तक रोक रखा है। ये इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो दूसरी जो सूबों की पुलिस है उसे मुतलका पुलिस को जो है वो अहम मामलात और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हुसैन चौधरी आप बता रहे हैं कि वो की गई है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे थे। और इस वक्त गौस मोहम्मद न्याजी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज अदालत ने जो बड़ा एक सख्त जुमला कहा कि हुकूमत जो है वो अदालत की रिट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। इधर से ज़मानत होती है, उधर से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, फिर इधर से ज़मानत होती है, फिर उसकी गिरफ्तारी। तो सर ये चैलेंज करने के मामलात अदालत के साथ क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियाँ? देखिए जी, हम हुकूमत में हैं और बुरी पार्टी है, हमारी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है और हम तमाम इदारों से भी यही तवक्को रखते हैं कि सारे आइन और कानून का एहतराम करें और जो जुर्म करे उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जब ये एक तसर डेवलप होता है, हमें अदलिया का बड़ा एहतराम है। जब एक तसर मिलता है कि एक पार्टी को खसूसी तौर पर एक ज़्यादा कोर्ट जो है वो ज़्यादा मेहरबान है, जो हमको ज़्यादा रहते दे रही, तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है आवाम में और फिर दूसरी लोगों में और फिर एक बेचैनी की हो जाती है। सिर्फ तासुर के ऊपर तो नहीं न्याज़ साहब, आप खुद माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है, तासुर के ऊपर तो इस तरह नहीं होता कि अदालत का तो ऑर्डर होता है, तासुर आपका मेरा अलग हो सकता है, तीसरे किसी शख्स का अलग हो सकता है, तो सिर्फ तासुर के ऊपर पुलिस भेजकर तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर होता है, अदालत मानते हैं। आप देखो ना, मैं थोड़ी सी मिसालें देता हूँ। आप देखो ना, जब कोर्ट की तरफ से ऐसे आगे आ जाएंगे कि जी मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, मैं सकती हूँ उनका एहतराम किए जाना चाहिए, जो ऑर्डर जो देते हैं उनको अमल किए जाना चाहिए। लेकिन जब अदालतों से भी जैसे फैसले आने लगे कि इस मुलजिम को इस केस में भी जो जमानत है और जो इसको मालूम नहीं है उसको भी जमानत है, और जो केस किसी और केस अगर वो करे भी सही तो इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तदलील के तरीके ऐसे फैसले कभी नहीं होते। तो फिर ज़ाहिर है आप उनको जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं, ज़ाहिर है जो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये कैसे कानून है। हमारे लीडर तो 2-2 साल जेल के अंदर रहे, और जब मरियम बीबी को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया जाता है, जब वो खाना दे रही होती है, तब इस किस्म की बातें हमारे साथ ये पता होती है कि उस वक्त ना कोई ह्यूमन राइट्स पे कोई अदालत ने कोई आवाज़ उठाई सही, और ना अदालत आदि ने कुछ किया। लेकिन जब इस पार्टी की बारी आती है तो इसका ड्यू, अब देखो नैब ने रिमांड दिया, मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट के उस रिमांड के दौरान 6 दिन के रिमांड के दौरान अभी वो कोर्ट कहती है कि इसको प्रोड्यूस करो और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के मेहमान की हैसियत से जो है वो डील किया जाता है, जिसपे 190 मिलियन पाउंड का भी केस है, उस पर तोशाखाना का भी केस है, उस पर फारा बनने का भी केस है। तो फिर अवाम का कहाँ जाए, फिर अवाम में फ्रस्ट्रेशन तो होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि तमाम इदारे, चाहे अदलिया है, चाहे मुकदमा है, चाहे पार्लियामेंट है,
तो ये जो पार्लियामेंट में जो एक पार्लियामेंट के जो हो रहे हैं कानून पास हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि पार्लियामेंटेरियन आप पता है समझदार लोग होते हैं। नहीं सब 6 लाख पीटीआई कहती है, इमरान खान भी यही हैं, उनके खिलाफ बनने वाले केसेस की तादाद भी 200 से ज़ायद हो गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो सज़ा याफ्ता थे, वो कहते हैं वो तो सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चले गए, उनको आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपने वापस कब आना है, क्योंकि आप तो सज़ा याफ्ता हैं। तो यहाँ तो कहते हैं जी हमारा तो लीडर भी यहाँ है और उसकी ज़मानत हो रही है या वो पकड़ा जा रहा है, वो तो मुल्क में है। वो तो आप पर ये कि आप तो अदालतों को धोखा दे के गए हैं, आप पर ये इल्ज़ाम पीटीआई लगाती। हमने धोखा नहीं दिया, अदालत की इजाजत से 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हैं। और उसका एक जो जेल का तरीक़ेकार था कि जब हुकूमत समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक हो गई है तो फिर वो वापस नहीं आ रहे तो फिर अदालत का हाई कोर्ट से रजू करे। तो उस वक्त रजू पीटीआई को महसूस होता था कि मियां साहब वैसे बाहर गए हैं और ठीक है वहाँ बाहर रह रहे हैं तो अदालत का कोर्ट से रजू करना चाहिए था। अब आप देखें ना, एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे की तनख्वाह न देने के जुर्म में सजा दे दी गई। अब दूसरी तरफ तो खान साहब पे फर्द जुर्म आयद करने की नौबत भी नहीं आने दी जा रही, यानी कि ऐसे हालात पता कर दिए जाते हैं कि वो फर्द जुर्म आयद ना हो सके। नैसर जो आप बात करें कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए मियाँ साहब के लिए भी और खान साहब के लिए भी, दोनों, और तभी मुल्क में जो है मामलात होंगे। नैसर हमारे साथ रहिएगा। बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से परिंदों की तरह लोग उड़ भी रहे हैं और सूरत हाल ये चल भी रही है, दूसरी जानिब गिरफ्तारियों के मामलात भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहरहाल आज आपने ऑर्डर भी देख लिया है। अब इमरान खान साहब सियासत में और अदालत में दोनों जगह आपको क्या नज़र आ रहा है उनका मुस्तकबिल? मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, टेस्टिंग टाइम्स हैं और सर्टनली इस वक्त बहुत दबाव है और लीडरशिप पे भी है, कारकुनान पे भी है, सपोर्टर्स पर भी है और एक दबाव की कैफियत तो ओवरऑल पूरे मुल्क में है और एक अनसर्टनिटी और एक सेंस ऑफ फेयर पूरे मुल्क में प्रिवेल कर चुका हुआ है और इंसैनिटी का जिन बोतल से बाहर है और कोई भी होशमंदी से जो है फिलहाल सिचुएशन को एवेल्युएट नहीं कर रहा और वक्ती जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है और वो सियासी मफादात पर तमाम तर इन्हसार है और ये नहीं देखा जा रहा कि आने वाले दिनों में, सालों में, दहाइयों में ये जो पीडीएम का दौर है इसको कैसे डिफाइन करेगा मौर्रिख या इंटेलेक्चुअल। तो इस चीज से बेपरवाह हो के मौजूदा हुकूमत जो है उसकी एक अपनी सियासी हिकमत अमली है और उनको नहीं फर्क पड़ता कि आने वाले दिनों में उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लेकिन वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उसमें इमरान खान का इम्तिहान है, पीटीआई का इम्तिहान है। गलतियां उनसे भी हुई हैं बहुत सारी माजी में, उनको अब गिरबान में झांकने की भी जरूरत है कि क्या नेशनल असेंबली से निकलना ठीक डिसीजन था, क्या पंजाब के पीके की असेंबलियां तहलील करना ठीक डिसीजन था, क्या मुज़ाकरात से बिल्कुल इनकार करना ठीक डिसीजन था, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हद तक सूरत हाल को ले जाना ठीक डिसीजन था। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल में अब वो भी सोच रहे होंगे। साहब, फिर एक साल में तकरीबन 13 माह में आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स के चक्कर में पीटीआई ने अपना भी बहुत नुकसान खुद से किया, मुखालफिन तो ऑब्वियसली करें लेकिन खुद से भी फिर अपना नुकसान किया? सर, मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि 9 मई के बाद ना ये सूरत हाल टॉक्सी टर्वी हो गई, यानी कि 180 डिग्रीज पे एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया 9 मई के बाद। जितनी भी मैंने पहले आपसे बातें की हैं ना, असेंबलियों का तहलील होना, नेशनल असेंबली से निकलना, मुज़ाकरात की खातिर हाथ ना बढ़ाना, वो सारी बातें फिर भी उसके बावजूद इमरान खान सरवाइव कर रहे थे, पॉलिटिकली सरवाइव क्या कर रहे थे, रेस में बहुत आगे निकल गए थे, 13 जमातें उनके करीब नहीं लग रही थी, ठीक है। लेकिन जो 9 मई को हो गया ना, उसके बाद तो फिर पूरी काई पलट गई, सिचुएशन ही पलट गई। वो अब एक और पहलू उजागर हो गया ऑल टुगेदर। अब उसमें तो फिर जाहिर बात है कि कोई सियासी जमात या कोई भी सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन उसका तो मुकाबला कर नहीं सकती है वो क्योंकि अब फौज तो इतनी तगड़ी है कि वो ईस्टर्न बॉर्डर पे हिंदुस्तान को संभाल रही है और वेस्टर्न बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन पे टीटीपी टीटीए जैसों को संभाल रही है और बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट को संभाल रही है और मुल्क के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को संभाल रही है।
तो जब उनके साथ फेस टू फेस हो गया ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मामला बड़ी कामयाबी के साथ, और पीडीएम जो है उसमें कामयाब हो गई, तो वो फिर जाहिर बात है कि फिर उसमें तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सर्वाइवल का ही एक सिनेरियो क्रिएट हो जाना था, जो कि हो गया। तो 9 मई की हमाकत अगर ना होती तो शायद हालात इस तरह के भी ना होते। अब ये सब कुछ तो उसमें हो रहा है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से जब पूरी सूरत हाल का जायजा लेता हूं और देखता हूं, तो जो कुछ भी हुआ मैं कई दफा कह चुका हूं कि गलत हुआ, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से, एक एंकर होने की हैसियत से, एक वकील होने की हैसियत से मैं हर किसी से ये डिमांड कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ कि सैनिटी हैज टू प्रिवेल। जो 9 मई को हुआ गलत है, लेकिन उसके बावजूद आप एक पूरी सियासी जमात को टैग नहीं कर सकते कि ये दहशतगर्द जमात है या कलअदम है, या फिर इसको इस तरह से नहीं आप ट्रीट कर सकते जिस तरह से ये हुकूमत कह रही है कि किया जाना चाहिए या उनकी ख्वाहिश है। क्योंकि अगर ये ऐसे होगा ना, वाकया तो बहुत बुरा है, दिल खराश है, लेकिन अगर उसको बुनियाद बना के सियासी अज़ाइम को या सियासी मकासद के हसूल की कोशिश की जाएगी, तो ये दिलों में बात बैठ जाएगी। जो इमरान खान की मैस सपोर्ट है, मैसेज में, पब्लिक में, नीचे ग्रास रूट लेवल पे, ये नहीं बैठनी चाहिए। और ये मेरा ख्याल है इदारा भी नहीं चाहता, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, और उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। देखें, ताकत जो है ना, वो आपको याद है अपना, अब पता नहीं मुझे हवाला देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन एक सीरियल था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें जो मलिका होती है ना, उसका एक वजीर के साथ मुकालमा हो रहा होता है और उनकी एक पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो वजीर बड़ा अमीर आदमी होता है, तो वो कहता है कि मनी इज पावर। तो वो मलिका उस टाइम पे कहती है गार्ड्स अरेस्ट हिम, वो एकदम उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कहती है किल हिम। वो जैसे ही उसके गर्दन पे तलवार लाते हैं वो घबरा जाता है एकदम, वो कहती है स्टॉप, वो रुक जाते हैं। तो मलिका फिर कहती है, सर्सी उसका नाम था, दैट पावर इज पावर। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनके पास ताकत है ना, उनको ये ज़हन में ख्याल होना चाहिए कि इट इज राइट दैट पावर इज पावर, लेकिन जब आप ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करें नताइज से बेपरवाह होकर, तो आने वाली कई दहाइयों तक उसका असर लोगों के दिलो दिमाग में रह जाता है। तो इस वजह से सैनिटी हैज टू प्रिवेल। अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपनी ही सियासी जमात है। बिल्कुल, ये कुछ लोगों की हमाकत की वजह से आप इसको ऐसे नहीं टैग कर सकते जैसे, और पीडीएम तो चाहती है कि हो जाए क्योंकि उनके तो सियासी मकासद। मैं ये नियाज़ साहब, आप चाहते हैं कि फिर एक सियासी जमात को बैन किया जाए? इमरान खान साहब आप कहते हैं एक तनख्वाह लेने पर जो है वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया जाए, तो दूसरे पर तो बहुत बड़े बड़े अब इल्ज़ाम हो गए हैं, फिर उनको भी बैन या नाअहली होनी चाहिए? नियाज़ साहब, उनके मुताबिक सजा होनी चाहिए, जो भी है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये कसर बन गया। और आप मतलब मैं एक भी पाकिस्तानी पार्टी हट कर कहता हूँ कि जो रियायतें इमरान खान को मिल रही हैं या पीटीआई को मिल रही हैं, आज तक किसी को नहीं मिली। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा 1.5 साल इनको इतनी रियायतें दी और इतना खुली छूट दी कि इनके हौसले इतना बुलंद हो गए कि कोर्ट कमांडर हाउस में ये पहुंच गए। तो ये बहुत अजीब सी बात है। मैं समझता हूँ कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी उस वक्त पे जब ये ऐसे कर रहे थे तो उनको वक्त पे रुकना चाहिए था। अब देखो ना, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक जब एजिटेशन होती है, हम भी एजिटेशन करते रहे, सड़कों पर पुलिस से मठभेड़ होती है, आधे पुलिस वाले, अब तो हमारे तो एजिटेशन होती थी उस वक्त ये होता था कि जो हमारे वक्त का कोई जख्मी हो गया, कोई 1-2 बेचारे शहीद हो जाते थे और कोई गिरफ्तार हो जाते थे। यहाँ जब एजिटेशन होती है तो पुलिस वाला जख्मी होता है, यानी कि इतनी रिलैक्सेशन को दिए कि पुलिस वाले मरे, इतने पुलिस वाले जख्मी हो गए, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, एक डीआईजी साहब की आंख जय हो गई, एक पुलिस वाले जख्मी पड़ा है। तो इस किस्म की सूरत हाल से जिसकी खुली जब छुट्टी दी गई है तो इनके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं। अब जब उनको कंट्रोल की जा रहा है तो वो इसको अपना समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे हकूक की हकतलफी हो रही है। तो मेरे ख्याल में अभी एक नहीं, इस पे तो सब बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने मुल्की अमलाक का नुकसान किया है, जलाया है, शहीदों की यादगारों तक को जलाया है,
अब वो तो उनके खिलाफ तो किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ होनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं। मैं भी एक सियासी जमात और ख़ुद आप एक सियासी वर्कर, सियासी लीडर, आप खुद ग्रास रूट के आदमी हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सियासी जमातों पर बैन और सियासतदानों पर बैन करके आप समझते हैं कि सियासी अमल को मुल्क में चलाना बेहतर अमल है? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। बैन किसी पे नहीं होना चाहिए। अगर हाँ तो ऐसी बहुत बड़े सबूत मिल जाए जो मुल्क दुश्मन हो, ये तो एक जवाबबंद है। और आइन में ये नहीं कि हुकूमत किसी जमात पे पाबंदी लगा दे, हुकूमत रिकमेंड कर सकती है, बाकी अदालत उज़्मा है और सुप्रीम कोर्ट वो फैसला करती है कि इसको बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हम तो देखो जमहूरी लोग हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि पीटीआई और किसी जमात हो उसको बैन किया जाए। लोग सबसे बड़े जज हैं, जब उनके पास एक पार्टी हुकूमत होती है, उसकी कारकर्दगी होती है, नेक्स्ट टाइम फिर लोगों को मिलते हैं अपनी राय का इजहार करें, तो ये तरीका है जमहूरी सिस्टम को चलाने का और इसी से चलेगा। अब जब भी आप मैं बात बता दूँ कि अभी इस मसले का डिलाग है, जब भी सियासी टेंशन खत्म होती है डिलाग होगा, डिलाग के बाद ही मुल्क हमारा सही सूरत में चलेगा और डिलाग की बहुत अच्छा जरूरत है, इसमें ये कहूँगी। सही, बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर अमीरुद्दीन साहब तजकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों। अब आपका हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची मेयर के लिए अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात की जा रही है कि मुर्तज़ा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं, उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। बाकायदा अनाउंसमेंट शायद उस तरह से नहीं, लेकिन बहरहाल नजमी आलम और मुर्तज़ा वहाब जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट थे, जिसके हवाले से कल भी ये खबर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम दे रहे थे कि वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा ये कहा कि इस वक्त कमरे में बैठे हुए हैं मेयर कराची हमारे उम्मीदवार, तो उस वक्त मुर्तज़ा वहाब वहाँ पर मौजूद थे। आज इस सूरत हाल पर बात होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की आपसी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त चल रही है मेयरशिप के हवाले से, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है, तो इस असना में क्या मामलात आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम। तो पक्का हो गया है, अनाउंसमेंट हो गई है या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं मुर्तज़ा वहाब के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब होंगे? जी मुदस्सिर, देखें हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 80 to 20% जो है वो है। 80% जो है वो अब तक चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। 20% कुछ रुकावटें इसलिए आई हैं कि पार्टी के अंदर की जो सियासत होती है उसकी वजह से मुर्तज़ा वहाब को थोड़ी सी रुकावटें पेश आ रही है। जैसे कल पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में मशावरत हुई, जिसके नाम पर मुर्तज़ा वहाब के नाम पर इत्तफाक किया गया कि वो कराची के मेयर बने। तो सीएम सिंध ने जब आपने जैसा बताया आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें मुर्तज़ा वहाब बैठे हुए थे उनके राइट साइड पे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे कमरे के अंदर ही मेयर जो है वो उसका उम्मीदवार मौजूद है। तो उसके बाद फिर निसार खोड़ो और फरियाल तारपुर साहिबा की वजाहत आई। उन्होंने कहा कि अब तक जो है वो मेयर कराची या मेयर हैदराबाद या डिप्टी मेयर के लिए किसी भी किस्म के नाम का जो है वो उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। उसके अलावा उन्होंने जो है वो मीडिया में खबरें चली जो उनकी भी जो है वो तरदीद की गई फरियाल तारपुर और निसार खोड़ो की जानिब से। अब मैं समझता हूँ कि उसकी वजह यह है कि जो अंदरूनी पार्टी की सियासत होती है, जिस वजह से मुर्तज़ा वहाब को थोड़ा सा लॉस खाना पड़ रहा है। जो दूसरे कैंडिडेट हैं इनके पार्टी के अंदर ही नजमी आलम, वो भी बड़ा हैसियत रखते हैं पार्टी के अंदर और वो कारकुन से नीचे स्ट्रगल करके पार्टी के शुरू के दिनों से साथ थे, तो वो उस लिहाज से। और मुर्तज़ा वहाब ज़रा मजबूत कैंडिडेट इसलिए हैं कि जब ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे तो बिलावल जरदारी जो है वो इनकी थोड़ा सा परफॉर्मेंस से मुतमैन है और वज़ीर आला सिंध इनको खासा प्रमोट करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस से वज़ीर आला सिंध भी मुतमैन है। और दीगर जो जितने भी स्टेक होल्डर हल्के हैं तो उनकी प्रेफरेंस ये है कि मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची आएगा तो वो जरा तो आपसी जंग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो उम्मीदवारों के दरमियान है, लेकिन असल मामला तो दीगर जमातों के साथ है ना कि मेयरशिप के लिए कौन आगे आएगा। सलीम साथ रहिए। उसामा रजी साहब इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की अंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, मेयरशिप के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो क्या चीज़ें सर इस वक्त हो रही हैं और आप के इस इत्तेहाद और इन चीज़ों के आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं?
जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है और जो इंतखाबी अमल है वो भी इतना तवील होने के बावजूद जो है अवाम के फैसलों के मुताबिक यहाँ पर कोई हुकूमत कायम नहीं हो पा रही है। जो अवाम की तरफ से जो इंतखाबी फैसला किया गया है या जो जमहूरी राय दी गई है उसके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी की 99 सीटें हैं, जमात इस्लामी की 87 हैं और PTI की 41 सीटें हैं। बकिया जो तकरीबन 12-13 सीटें हैं जो मुख्तलिफ छोटी पार्टियों में और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान है, तो वो 13 सीटें भी अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ मिला लें तो वो 112 आप उसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद तो ये अक्सरियत नहीं बनती है। अक्सरियत तो बनती है जमात इस्लामी और PTI के इत्तेहाद के नतीजे में, और ये मोर देन 50% वोट्स बन जाते हैं। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो इस किस्म के ऐलानात कर रही है, फैसले कर रही है, आप इससे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जमहूरी एतबार से, आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से तो उनकी पोजीशन बनती ही नहीं है। 99 सीटें हैं, 99 सीटों के ऊपर आप कह रहे हैं कि मेयर हमारा बनेगा, मेयर के ऐलानात हो रहे हैं। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो वजीर आला की सतह पर और इस लेवल पे जो कुछ ऐलानात हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये लोग कराची के हवाले से कितने सीरियस हैं और कितने बाखबर हैं। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो सियासी कारकुन हैं, जो जमहूरी तौर पर जो है कमिटमेंट रखते हैं और ऐसी एक डेवलपमेंट मौजूद है और उसको मौजूद रहना चाहिए कि जिसके नतीजे में एक कंसेंसस मेयर जो है वो आए। देखिए PTI के लोगों को अगर आप इस वक्त जबर तशद्दुद के जरिए या उनको जो है खौफजदा करके आप ये समझें कि आप उनको खरीद लेंगे या उनको डरा देंगे और असेंबली में वो नहीं आएंगे और उसके नतीजे में आप मुंतखब हो जाएंगे, तो इससे भी मैं समझता हूँ कि मसला हल नहीं होगा और कराची खराबी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर से भी बाज ऐसे संजीदा अनासिर मौजूद हैं कि जो जमात इस्लामी के साथ भी जो है वो जो जमहूरी ये जमहूरी अमल बड़ा जरूरी जिसकी बात आप कर रहे हैं, इस पर तमाम सियासी जमातों को, और यही अच्छी बात भी है जिसका आप कहें कि पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस अमल को जमहूरी तरीके से होना चाहिए। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नजमी आलम साहब, कुछ ऐलानात कल किसी और हवाले से भी हो गए, आप एक बड़े मजबूत उम्मीदवार मेयर कराची के हवाले से हैं, तो आपके दोस्त ही मुर्तज़ा वहाब साहब का भी नाम आ रहा है। सर ये चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? हम तो आपको भी देख रहे थे कि आप मेयर कराची के लिए उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के। कल आपने वो निसार फोड़ो साहब की और फरियाल बीबी का वो सुन लिया कि अभी कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे किसी ने जला दिया था, फिर पार्टी की तरफ तरदीद आ गई। अभी चेयरमैन साहब आए हैं कराची, आज CEC की मीटिंग है, उसके बाद शायद कल वल वो बैठे और डिसाइड करें जिसको भी करें। सही। तो सर ये जमात इस्लामी और PTI की बातचीत हो रही है, आप भी उस वक्त कह रहे थे यानी आपकी जमात भी कि जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तो जमात इस्लामी के साथ मुतफ़िका तौर पर बातचीत और मुतफ़िका मेयरशिप के लिए कोई मामलात नहीं बढ़ा रहे हैं आप? देखिए जमात इस्लामी के पास सबसे पहले हम गए थे, हमने जमात इस्लामी से बात की, लेकिन जमात इस्लामी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी मेयरशिप हमारा राइट बनता है। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास, हम लार्जेस्ट पार्टी है, मेयरशिप हमारा राइट बनता है, तो वो बात आगे बढ़ी नहीं जी। लेकिन अभी भी हमें खुशी होगी अगर जमात इस्लामी डिप्टी मेयर लेकर पीपल्स पार्टी के साथ आए, दोनों लार्जेस्ट पार्टी हैं कराची की इस पर बल्दियाती इलेक्शन में, तो कराची के लिए बेहतर होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। उसामा रज़ी साहब, मेयरशिप में अगर सिंगल लार्जेस्ट में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड में, थोड़े से फ़र्क से आप हैं और ज़्यादा फ़र्क से PTI जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो आपकी कोई बातचीत उसके बाद फिर इसका मतलब है बिल्कुल बंद और PTI की तरफ ही आप इत्तेहाद करके मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए जाना चाह रहे हैं? देखिए मैं नजमी आलम साहब की बात सुन नहीं सका था, मैं आपके इस सवाल के सर उनका नजमी भाई के ये कहना है कि हम सबसे पहले गए थे पीपल्स पार्टी के साथ और हमने ये कहा था कि हम जो है वो सबसे आगे हैं और मेयरशिप हमारी और डेप्यूटी मेयरशिप जो है वो जमात इस्लामी हो जाए तो ये दो लार्जेस्ट पार्टियां हुकूमत में आ सकती हैं। तो सर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि मेयरशिप हमारी होनी चाहिए, ये नजमी आलम साहब ये फरमा रहे हैं।
नहीं, ये जो फिगर के ऊपर वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर तो बहुत शदीद रिजर्वेशन है। वो तो बहुत ही धौंस धांधली के जरिए आरओ के जो इंतजामी इख्तियारात हैं उनके जरिए जो है वो जीती हुई सीटें, वो सीटें जिसपे एक पार्टी ने 4000 5000 वोट लिए हैं वो हार जाती है नतीजे के अंदर, और जिस पार्टी की पोजीशन तीसरी या चौथी होती है जिसने 1000 या 1500 वोट लिए हैं वो सीटें जीतना शुरू हो जाती है रिकाउंटिंग के नाम पे, किसी और नाम पे, बगैर किसी नाम के, इन सारे नामों से, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे नंबर बढ़ गए। तो मैं नहीं समझता ये बात सही है उनकी कि उनका और हमारा शुरू में राब्ता हुआ भी था और सबके सामने हुआ था, मीडिया में वो रिपोर्ट हुआ था। और मैं समझता हूँ कि अभी भी हम कोई ऐसे नहीं है कि हम पीटीआई के साथ राब्ते में हैं, और इसके अलावा हम इनसे भी के साथ भी किसी न किसी दर्जे में राब्ते में हैं। और हमारा यही कहना है कि इसके ऊपर इसरार करने के बजाय आप जो एक्चुअल पोजीशन है 5.5 लाख वोट हैं जमात इस्लामी ने, बकिया पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वोट अगर आप मिला लें तो ये दोनों भी इतने नहीं बनते। तो इस एतबार से सीटों को में आप ये इंतजामी धांधली करके सीटें कम कर दें और कहें कि हमारे नंबर ज्यादा हैं, आप डिप्टी मेयर आ जाएं, हम मेयर बन जाएं। तो ये यार मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि एमपीएम के जाने के बाद पीपल्स पार्टी उसको रिप्लेस करेगी इस तरह से और ज्यादा भयानक तरीके से रिप्लेस करेगी। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे संजीदा अनासिर मौजूद हैं जो इस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आइंदा कुछ दिनों में उसके रिजल्ट आ सकते हैं। सही, प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।